नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, ये मेन टॉपिक है यूपीएससी ईपीएफ एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम जो है 5 सितंबर को होने वाला है। तो मुझे लगा कि ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। तो आज हम जो है कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अच्छे हैं, तो उस बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो भाई पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी। तो अगर जो कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम है, मतलब सैलरी मिल रही है उसको, जो भी सैलरी है एक्स वाई जेड, और वो किसी वजह से रुक जाए। जैसा कि आप जानते हो कोविड-19 में क्या हुआ कि जो है बहुत से जो लोग हैं उनको जॉब से निकाल दिया गया है या सैलरी कम कर दी गई है। तो उससे क्या हुआ कि जो उनकी रोज़मर्रा की जो साइकिल थी, ठीक है, जो लाइवलीहुड की साइकिल थी, वो डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे केस में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो, अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसी प्रावधान कर दे या कोई ऐसी स्कीम निकाल दे जिससे कि जो उनकी बेसिक नीड हैं, बेसिक नेसेसिटी हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। अब किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। भाई, मूवी भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो इसमें जो है मेन जो बात है वो दैट इज़ अ रोटी। अगर खाना मिल रहा है ठीक से लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात आती है हेल्थ। अगर बीमार पड़ रहे हैं और हेल्थ पे खर्चा नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट वो खर्चे को वहन कर रही है और खाने के लिए दे रही है, तो ये सबसे बड़ा इस समय जो है लोगों की आवश्यकता है। आपको बात समझ में आ रही है। तो इसी को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि किसी व्यक्ति की जो बेसिक नीड है वो पूरी कर दी जाए। गवर्नमेंट स्टेट जो है, स्टेट मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका मोनार्की हो, ठीक है। जो भी रूल करने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपने सिटीजन्स की, जो अपनी प्रजा है, उसकी बेसिक नीड को खुद से पूरा करे, ठीक है, दैट इज़ आ सोशल सिक्योरिटी। तो इनकम सपोर्ट व्हेन इट इज़ स्टॉप्ड और हॉल्टेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि हमें वी नीड देन सोशल सिक्योरिटी। ये फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। भाई अब बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल भाई घर में किसी की डेथ हो गई या जो अर्निंग मेंबर था वो मर गया किसी वजह से, ठीक है। तो उस फैमिली की जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी। भाई जो वाइफ है, उसकी जो बच्चे हैं, वो कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। सिमिलरली जो है भाई, ये बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो किसी कंपनी में वो जा रहा है और कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। कंपनी को लॉस है, बॉस ने बोला कि जय भाई आप सब छुट्टी पे जाओ, अपना कंपनी बंद करनी है। तो उस केस में भी प्रॉब्लम है। तो जो ये केसेस हैं, मतलब कि चाहे वो फैक्टर्स, इट में बी इंटरनल और इट में बी एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों ही केसेस में जो है जो सिक्योरिटी है वो एम्प्लॉय की, सिटीज़न की होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट जो है थ्री वेज में इट कैन प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स। वो तीन वेज क्या हैं? फर्स्ट वे इज़ सोशल असिस्टेंस, सेकंड इज़ सोशल इंश्योरेंस, एंड थर्ड इज़ पब्लिक सर्विस। तो एग्जाम्पल देखते हैं सोशल असिस्टेंस का। तो दैट इज़, जैसा अभी स्कीम लॉन्च की थी 2018 में, दैट इज़ आयुष्मान भारत योजना। इसमें क्या हुआ कि जो है हर गरीब परिवार को, गरीब परिवार की जो फैमिली है उसको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, ठीक है। तो भाई जो मेन सोशल सिक्योरिटी चाहिए दैट इज़ द पुअर फैमिली, जिनकी अर्निंग कम है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ मेनली ड्यू टू द हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है। बीमार पड़ते हैं तो जब बीमारी में कितना पैसा लग जाए कुछ आइडिया नहीं होता कि बीमारी किस लेवल की है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए थे आयुष्मान भारत योजना, और इसमें क्या करा उन्होंने, ऐसे सभी व्यक्ति को जोड़ लिया जो गरीब हैं। गरीब का मतलब कि एक लेवल है कि जिनकी जो इनकम है वो जो है 8 लाख रुपीज़ जो पर एनम है उससे कम है, या हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। आप देख लेना इस स्कीम के बारे में, जो भी है, मतलब एक थ्रेशोल्ड लेवल डाल रखा है ईयरली इनकम का। उससे कम जिनकी है, जिनके पास अपना घर का अपना मकान नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफ़िल करते हैं इस चीज़ को, तो उनकी फैमिली को जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आयुष्मान भारत योजना तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की, पूरे इंडिया के लिए हो गई। सिमिलरली हर स्टेट अपनी अलग अलग भी योजना चलाता है। दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी अलग है, ठीक है। तो अपने स्टेट के लोगों के लिए सभी वेलफेयर चाहते हैं, और उसके लिए जो है जो इस टाइप की स्कीम्स होती हैं वो आती हैं सोशल असिस्टेंस के अंदर।
फिर आता है इंश्योरेंस, मतलब कि जैसे भाई एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, ठीक, तो उस केस में जो है जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल है। एम्प्लॉय जा रहा था रास्ते में और उसकी टक्कर मार दी किसी ने, उनकी डेथ हो गई या वो डिसेबल हो गए। इस केस में भी जो है हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि अगर ऐसा हो जाए तो भी उनको कुछ पैसा मिल जाए, जिससे कि जो उनकी फैमिली है उसको कुछ हेल्प हो जाए। जैसे ईएसआईसी जो संस्था है जो ये स्कीम्स निकालती है वो इसी चीज़ पर बेस्ड होती है। जो ईएसआई स्कीम है, ठीक है, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इसी चीज़ पर ही बेस्ड है। जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 21,000 से कम है और किसी एस्टेब्लिशमेंट में 10 मेंबर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी है कि वो ईएसआई स्कीम के तहत में आएँ। तो थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जो है क्या होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है कि अगर डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो जो है आपको एक लमसम अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एग्जाम्पल थे सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस के और सोशल इंश्योरेंस के। सिमिलरली पब्लिक सर्विस तो डिफरेंट एनजीओस काम करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस। जो फिलेंथ्रोपिक वर्क करते हैं भाई, बहुत सारे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज करती हैं, बिल गेट्स, जो गेट्स मलिंडा फाउंडेशन है, या फिर अजीम प्रेम जी का विप्रो फाउंडेशन है, डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, हेल्प करते हैं। और भी जो है मंदिर वगैरह होते हैं, मस्जिद वगैरह होते हैं, जो टाइम आता है ऐसी कंडीशंस आती हैं तो जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं। दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस, ठीक है, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस, दैट इज़ अदर थिंग, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं मेन, दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 41 है, 42 है, 43 है। आप देख लेना कीजिए इस आर्टिकल में, इन आर्टिकल्स में क्या चीज़ दी हुई है, और समझना, पढ़ने के बाद समझना कि हाउ दे आर रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछें तो जो आप इजीली उसका आंसर दे सकें। पढ़ने के बाद समझना भी है कीजिए कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी टॉपिक, ठीक है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से जो है भाई, गवर्नमेंट के पास ये तो है नहीं कि जो कोई ख़जाना है और खोदा पैसे निकाले और बांट दिए लोगों में। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं तो जो है कहीं से आएगा तो है नहीं, सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, कहीं से आएगा नहीं। लोग जो है जो किसान भाई होते हैं उनका लोन माफ़ कर देते हैं, पैसा कहीं से आएगा नहीं। ये पैसा आता कहाँ से है, तो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के पैसा आने के। जो सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज़ द टैक्स जो इम्पोज करते हैं, ठीक है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, वो उसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि इनकम इनक्वालिटी को कम किया जाए। हम जानते हैं हर कंट्री के अंदर जो है कुछ लोग तो बहुत ही अमीर होते हैं जिनके पास मैक्सिमम वेल्थ रहती है, और कुछ बहुत गरीब होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं। तो गवर्नमेंट का ये पर्पस रहता है जो बहुत अमीर लोग हैं उनसे पैसा निकाला जाए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और उसको जो बहुत गरीब लोग हैं उनमें बांटा जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी है हर गवर्नमेंट की, तो वो इम्पोज करे टैक्स, और टैक्स के द्वारा जो अमीर लोग हैं जो एक अच्छा इनकम कमा रहे हैं उनसे पैसा निकाल के, और जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स, जिससे कि जो है जो कंट्री के सभी लोग आगे बढ़ें, ठीक है, तभी कंट्री ग्रो करेगी। देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो जो मेन मेन स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, या हमें जो जानना है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, ईपीएफओ, ईपीएस और ईडीएलआई, जो ये 3 स्कीम्स हैं, ये वहाँ एप्लीकेबल हैं जहाँ पर 20 और मोर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। ईडीएलआई की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ईपीएस क्या आप जानते ही हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी ये स्कीम्स हैं ये कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, उन एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर वर्कर्स 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिमिलरली 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो और उनकी सैलरी जो है वो 15,000 से कम भी होनी चाहिए, तो तभी इस स्कीम में वो एलिजिबल हैं। जब ऐसा पॉसिबल, अगर ये कंडीशंस मीट करती हैं तो जो है 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का जो है 12% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय भी, और उतना ही कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, मतलब 24% हो जाता है सैलरी का। वो कंट्रीब्यूशन जाता है एक फ़ंड में, ठीक है, उस फंड का यूज़ करते हैं बाद में इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, और जो है
जो पीएफ अकाउंट बनता है, पीएफ अकाउंट से जो है जो एम्प्लॉय है वो अपने टाइम टू टाइम पैसे भी निकाल सकता है, और 58 ईयर्स के बाद तो वो सारे पैसे भी पीएफ अपने फंड से निकाल सकता है। ठीक है, उसका परसेंटेज उसको हर ईयर इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, गवर्नमेंट पे करती रहती है, हर साल इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर भी करती है। अभी 7.1% है, और हर साल बढ़ाती रहती है, या अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस कम भी कर देती है। ठीक है, जो EDLI है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जो है ये तब मिलता है जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। ठीक है, और तब जो है जो उसका वेज जो भी सैलरी होगी उसका 20 टाइम या मैक्सिमम 6 लाख रुपीज़ मिलता है इस इंश्योरेंस के अंदर। ESI जो एक्ट है वो वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है 10 और मोर एम्प्लॉयड है, मतलब 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ESI एक्ट के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर कराएं, जिससे कि उनको जो है एक हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिल जाए। और जो ESI सेंटर्स होते हैं, ESIC हॉस्पिटल्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, वहाँ जाके फ्री में अपना इलाज कराएं, डिस्पेंसरीज बनी होती हैं वहाँ पे दवाई ले लें जाके वो। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, जिनकी वेज 21,000 से कम है वो एलिजिबल होते हैं, 21,000 से जिनकी वेज कम है वो एलिजिबल हैं ESI स्कीम के अंदर, और उनको अपने वेजेस का 4% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ESI फंड के अंदर। ठीक है, ये वापस नहीं होता पैसा, ये पूरा का पूरा जो है इसी में काम आता है भाई। आपको कार्ड मिल जाता है, फ्री में आपका इलाज होता है, कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आपको फ्री में ट्रीटमेंट होता है, चाहे अपर लिमिट कितनी भी हो आपके ट्रीटमेंट की। फिर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। भाई अगर आपने किसी भी कंपनी में 5 साल काम कर लिया और उस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी की कि जो है वो एम्प्लॉय को जो है ग्रेजुटी पे करे। ये एक रिवॉर्ड होता है कि आपने सर्विस दी है, कंपनी को प्रॉफिट कमा के दिया है, तो जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको जब आप छोड़ के जाएँ कंपनी को, तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर जो है ग्रेजुटी दे। इसके ऊपर मैंने जो है लेक्चर, मतलब जो है एक वीडियो बनाई हुई है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के ऊपर, आप वो स्कीम्स के अंदर देख लेना या लेबर लॉस के अंदर देख लेना, आपको मिल जाएगा एक वीडियो आराम से। ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रेजुटी की दैट इज़ 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम मिल सकते हैं, या उसके उससे कम मिलेंगे। वो एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, मैंने बताया हुआ है वीडियो में, आप देख लेना उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा, जो मतलब एक छोटा सा रिवीजन भी हो सकता है आपका। ये मेन मेन पॉइंट्स थे, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो ये एक छोटा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 5 मिनट की वीडियो है, तो इजीली आप आपका जो थोड़ा माइंड है ओपन होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मोटी मोटी हमें पढ़नी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो मैंने स्कीम्स दोस्तों कराई हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के ज़रूर जानी है। सिमिलरली जो लेबर लॉस के अंदर मैंने 20 एक वीडियो बनाई हैं, और अकाउंट्स के अंदर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो देख लेना प्रॉपर्ली। ठीक है, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।